हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम एक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे जो है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक में आज सच कोई ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। आप ये कह सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस का ही एक पार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपरली देखना, इसके बाद आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे रिगार्डिंग रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए कि रेजोनेंस क्या है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बेंजीन, सबको पता होगा हाउ डज बेंजीन लुक लाइक। तो अगर आप बेंजीन को देखोगे तो आप जनरली बेंजीन को इस तरीके से ड्रॉ करते हो या फिर आपने बुक में बेंजीन को इस तरीके से देखे होंगे। इसमें आपको देख के लग रहा होगा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेंजीन में, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, किसी भी सिस्टम में अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्यों उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं? क्योंकि इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। कॉन्जुगेशन क्या है, यही हम पढ़ेंगे रेजोनेंस में। तो कॉन्जुगेशन किस तरीके से होगा देखो। तो ये जो सिस्टम है ये हम बेंजीन बोलते हैं इसको हम। तो इसमें हमारे पास टोटल 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। मतलब सच में होता होगा 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। पर जब रियलिटी में बेंजीन को लेके एक्सपेरिमेंट किया गया तब ये देखा गया बेंजीन में ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, बेंजीन में ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो फिर होता क्या है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा और डबल बॉन्ड से कम बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब बेंजीन का जो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, ना वो डबल होता है ना वो सिंगल होता है, उनके बीच का बॉन्ड होता है। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, ये कैसे पॉसिबल हो गया भाई? सो ये एक्सप्लेन किया जाएगा बाई कॉन्जुगेशन। क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इसमें डेफिनेटली कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन किस तरीके से होगा, तो ये जो बेंजीन को आप देख रहे हो, ये सारे जो सिंगल सिंगल बॉन्ड देख रहे हो ये सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स है। और जो डबल बॉन्ड के बॉन्ड्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। और आपको पता है पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कॉन्जुगेशन होता क्या है, आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वो इस जगह को छोड़ के इस कार्बन पे आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट किया। और जब क्रिएट किया तो इस कार्बन डेफिनेटली इस कार्बन के पास क्या था, या इस तरफ एक सिंगल बॉन्ड था। अभी अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, पर कार्बन तो टेट्रावैलेंसी फॉलो करेगा। तो इंस्टेंटली क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगले बॉन्ड में मूव कर जाएगा और सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगले बॉन्ड में मूव कर जाएगा। तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो कुछ भी नहीं होगा। तो आपको क्या मिलेंगे, आपको ये स्ट्रक्चर मिलेंगे। देख लो आप ये स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर कि पहले बॉन्ड यहाँ पे था, अभी बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे आ गया, व्हिच इज दिस। क्लियर? अब अगर इसमें से वापस आप फिर से कॉन्जुगेशन करोगे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग दी फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो इसलिए 2 स्ट्रक्चर जो कि सेम ही है, घुमा फिरा के हम बात करें तो उनको दिखाने के लिए हम, उनके कॉन्जुगेशन को दिखाने के लिए हम इस तरीके के डबल साइडेड एरो दिखाते हैं। और ये जो फेनोमेना है, इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज रेजोनेंस। गॉट इट? अब इस रेजोनेंस से हुआ क्या है देखो, जहां पे हमें लग रहा था कि सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस के बाद यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। और जहां पे हमें लग रहा था डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस के बाद यहां पे सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से, यू विल बी गेटिंग इट। मतलब एक्चुअली में अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन कर दे, अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को हम मिक्स कर दे, कंबाइन कर दे, तो क्या होगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रॉपर्ली रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसमें है पर इसमें सिंगल बॉन्ड है आफ्टर रेजोनेंस। पर इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ना डबल ना सिंगल, उनका बीच का बॉन्ड। तो इट लुक्स लाइक दिस। इस तरीके से हम डॉट डॉट देंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो बेंजीन के सारे बॉन्ड इस तरीके से डॉटेड बॉन्ड्स होते हैं और यही हमारा एक्चुअल बेंजीन होता है जो हम, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसलिए तो हमें ये रिजल्ट मिला कि बेंजीन का बॉन्ड ना ये होता है ना ये होता है, बेसिकली ये होता है। क्यों? यही हमारा एक्चुअल बेंजीन है, जिसी को जो कहाँ से आ रहे हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से आपको मिल रहे हैं। इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों? हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। तो आपने हाइब्रिड, सॉरी, तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेट मी राइट इट हियर, लेट मी शिफ्ट दिस थिंग हियर। इन दोनों के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस, या फिर इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।
या फिर इसको हम अनपार्टर्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या फिर इसको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर, इन दोनों में रेजोनेंस होकर आपको ये रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है, या फिर इन दोनों एक साथ मिलकर कंबाइन होकर ये रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर एक्चुअल बेंजीन मॉलिक्यूल को बना रहा है। इसलिए ये दोनों कंट्रीब्यूट करके इसको बनाता है, तो इन दोनों को हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, आप इस कंट्रीब्यूशन में बाद में आएंगे थोड़ी देर। सो दिस इज व्हाट रेजोनेंस इज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर, ना ये स्ट्रक्चर ना ये स्ट्रक्चर, एक्चुअली किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे बेंजीन की बात कर रहे हैं ना, तो ना ये स्ट्रक्चर ना ये स्ट्रक्चर एक्चुअली बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, बेंजीन के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन रिप्रेजेंट करता? इन दोनों का मिक्सचर, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। दैट इज व्हाई इट इज रिटन, no single structure can fully explain all the properties of benzene. To describe all the properties of benzene, we have to consider a combined form of multiple structure. तो ये है वो combined form इन मल्टीपल, इन दोनों स्ट्रक्चर के, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ कंबाइन होकर ये रेजोनेंस हाइब्रिड देता है, जो एक्चुअली में बेंजीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज रेजोनेंस में देखा जाता है? पहला, जब कभी भी रेजोनेंस होता है, इस रेजोनेंस में बस पाई बॉन्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड होते हैं और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर लूजली बाउंड, दे कैन delocalize, they can just show conjugation. That is why only pi bond और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तब जो एटम के जो न्यूक्लियस का पोजीशन मतलब बेसिकली एटम का ही पोजीशन, न्यूक्लियस अगर फिक्स है तो एटम भी अपनी जगह पे फिक्स है, तो एटम का पोजीशन अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। चेंज क्या होगा? पाई बॉन्ड के लोकेशन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लोकेशन चेंज होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, पाई बॉन्ड के लोकेशन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे चेंज हो गए, पर ये जो एटम थे, कार्बन एटम, अपनी जगह पे पूरी तरीके से फिक्स्ड है। मतलब कार्बन एटम फिक्स्ड है, मतलब एटम का न्यूक्लियस भी फिक्स्ड है ड्यूरिंग रेजोनेंस। जब रेजोनेंस होना होगा, एक कंडीशन है कि उस सिस्टम को प्लानर होना होगा, मतलब जहां पे पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा, डिलोकलाइज करना मतलब रेजोनेंस शो करना, उसी को हम बोलते हैं, वो सिस्टम बेसिकली प्लानर होना चाहिए। नेक्स्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड का स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये आपका एक्चुअली बेंजीन है। इस बेंजीन का जो एक्चुअल, ये हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसी को मैंने बोला यही एक्चुअली मॉलिक्यूल है। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसका स्टेबिलिटी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होगा। मतलब इन दोनों का स्टेबिलिटी कम होगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ये हमेशा। गॉट इट। नेक्स्ट, एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना स्टेबिलिटी रेजोनेंस हाइब्रिड का या फिर उस रियल मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा। ये इन जनरल स्टेटमेंट है, इसमें भी थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस आते हैं, हम आएंगे उस टाइप के एक्सेप्शंस में। बट याद रखना सिंपली कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड भी ज़्यादा होगा। इसका एप्लीकेशन हम बाद में करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को समझ लेते हैं प्रॉपरली। रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड को फॉर्म करने में। जैसे कि यहाँ पे ऑल्दो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड के लोकेशंस डिफरेंट है, पर एट द सेम टाइम ये दोनों बेंजीन ही है। मतलब इन दोनों का ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, इनका स्टेबिलिटी भी सेम है। इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इनके स्टेबिलिटी सेम है, इनमें सेम काइंड ऑफ रिपल्शन है, सेम काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, सब कुछ इन दोनों में सेम है। तो अगर इन दोनों का स्टेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है तो रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा? दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। अगर ऐसा होता कि इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता, इसका स्टेबिलिटी कम होता, तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में, और जिसका स्टेबिलिटी कम वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। अगर दोनों का स्टेबिलिटी सेम है तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब 50% कंट्रीब्यूशन इसका होगा, 50% कंट्रीब्यूशन इसका होगा। तो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी निकाल ले तो हमें पता होगा कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कम कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, so that is what we can just get from these properties. Moving forward, now let's take few examples. हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करेंगे, किस तरीके से पाई बॉन्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। विल बी लुकिंग एट दिस। सो लेट्स ड्रॉ द कार्बोनेट आयन फर्स्ट।
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो माइनस चार्ज आपको दिख रहा है यही आपका लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज बिलोंग्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? माइनस चार्ज आता तो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए, पर उसमें दो इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब किस तरीके से देखो, ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे गिरा, ठीक है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के सर से इस बॉन्ड पे गिरा, तो क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। जब भी डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा इस कार्बन पे क्या होगा, कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 5 कार्बन, इस कार्बन पे 5 बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इंस्टेंटली क्या होगा, कार्बन सोचेगा मैं किस तरीके से फिर से 4 अपना टेट्रा वैलेंसी गेन कर सकूं। इसके लिए ये जो बॉन्ड है, जो लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के ऊपर भाग जाएगा। इससे हुआ क्या, क्या मिला आपको इससे, लेट्स ड्रॉ इट। सो यू गॉट दिस। अगले स्टेप में एक और चीज हो सकती है, अगर ये यहां पे ना जाके अगर ऐसा होता, मतलब ये वाला यहां पे जाता और ये वाला यहां पे, तब क्या होता, तब आपको दूसरा स्ट्रक्चर मिलता। तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है किसका, कार्बोनेट आयन का। आई होप यू गॉट इट। तो यही 3 तरीके से हम कार्बोनेट आयन को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज बाय शोइंग रेजोनेंस। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा होगा कि ये जो कार्बोनेट आयन है ना, ये रियल स्ट्रक्चर है, ना ये रियल स्ट्रक्चर है, ना ये रियल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, जब आप इन तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करोगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो और पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि या तो 2 माइनस इसमें रहेगा, नहीं तो 2 माइनस इन दोनों पे रहेगा, नहीं तो 2 माइनस इस पे रहेगा। यही तो पॉसिबिलिटी है, कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं। जब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है तो इन तीनों स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, ठीक है। और तीनों सेम ही है बेसिकली। अगर आप देखो बस माइनस का पोजीशन डिफरेंट ऑक्सीजन पे, पर एट द सेम टाइम दे आर सेम। अब इन तीनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, देखो कंबाइन करके रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, बहुत सिंपल है। तो सी, पहले सारे सिग्मा बॉन्ड्स को दे दो, फिर जहां से, सुनना अच्छे से, फिर जहां से बॉन्ड टूटा है और जहां पे नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सिग्मा बॉन्ड देने के बाद जहां से बॉन्ड टूटा है जहां पे नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वहां पे आपको देना डॉट डॉट बॉन्ड, डॉटेड बॉन्ड। लाइक हेयर देखो, यहाँ से टूट रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मतलब हम यहाँ तीनों जगह पे डॉट डॉट दे सकते हैं। अगेन, जहां से बॉन्ड टूटा है और जहां पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है वहां पे हम डॉट डॉट देंगे, और जहां पे कुछ भी नहीं हुआ, बॉन्ड का चेंज कुछ नहीं हुआ, तो उसको उस बॉन्ड का एज यूजुअल जैसा था वैसे रख देंगे। जैसे कि मैंने सिग्मा बॉन्ड को रखा क्योंकि इसका कुछ भी नहीं हुआ है, सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके बाद क्या करना है, चार्जेस देखना है। कहाँ पे चार्ज, देखो इसमें, इन दोनों में चार्जेस है, इन दोनों में चार्जेस है, इन दोनों में, मतलब तीनों को स्ट्रक्चर को कंबाइन करोगे तो हर एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। इसलिए हर एक ऑक्सीजन पे आप क्या करोगे, माइनस ना लिख कर आप डेल माइनस लिखोगे। एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है किसका, कार्बोनेट आयन का। और यही एक्चुअली में रियल मॉलिक्यूल है। अगर आपको एक्चुअल प्रॉपर्टी चेक करना है तो यही वो एक्चुअल प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसे, ना ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ना ये बॉन्ड सिंगल है, तो एक्चुअली क्या है, सिंगल और डबल के बीच में है। समझ में आ गया, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं हम, फिर एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे आ जाओ, एक और स्ट्रक्चर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम इस आगे जाने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा होगा। देखो, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। आपको देख के लग रहा होगा ऑल आर सेम स्ट्रक्चर, बस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिफरेंट ऑक्सीजन पे है, दैट्स ऑल। पर तीनों सेम ही स्ट्रक्चर है, तीनों का स्टेबिलिटी सेम है। अगर हमें इन तीनों का स्टेबिलिटी सेम है, ST1 इक्विवेलेंट टू 2 इक्विवेलेंट टू 3, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी अगर सेम है, तीनों का कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा। क्या बनाने में, रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में। तो 1 इक्विवेलेंट टू 2 इक्विवेलेंट टू 3, मतलब इस रेजोनेंस हाइब्रिड को ये तीनों कंबाइन होकर बनाएगा। तो ये जितना कंट्रीब्यूट, ये उतना कंट्रीब्यूट, ये उतना, मतलब 33% 33% 33% कंट्रीब्यूशन हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होगा टू मेक दी रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लैरिटी है, और वो हम डिसाइड करेंगे इनके स्टेबिलिटी से। आई होप इट्स क्लियर नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड स्ट्रक्चर CH3CO+। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो यहां पे देखो, ऑक्सीजन के पास इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, मतलब ये सेक्सटेट हो गए। और जो भी लोग सेक्सटेट होते हैं ना, जो भी एटम, बहुत दुखी होते हैं, स्पेशली कार्बन दुखी होते हैं।
तो हम यहाँ पे रेजोनेंस किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यही लोन पेयर है, अगर हम इसको यहाँ पे गिरा दें तो क्या होगा इंस्टेंटली, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड O क्रिएट होगा, यहाँ पे एक प्लस क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर का यूज़ कर लिया, और यहाँ पे क्लोन। दिस इज हाउ यू गेट इट। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। सो आई थिंक यू कैन से दिस राइट नाउ, या तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब इस पे गिरा तो इंस्टेंटली क्या हुआ, देखो यहाँ पे दो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गए और ऑक्सीजन पे प्लस, क्यू प्लस क्रिएट हुआ। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन इनिशियली बिलोंगिंग टू ऑक्सीजन, ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जब आपने यहाँ पे गिराया तो ये जो अकेले इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑक्सीजन का ही है, पर ये इलेक्ट्रॉन अब कार्बन का हो चुका है। मतलब ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है उससे क्या होता है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, इसलिए ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। ऑल्दो ऑक्सीजन ऑक्टेट फुलफिल्ड है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अपने से दूर रखा है, जिस ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले यहाँ पे इस दोनों इस ऑक्सीजन का ही था। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आप यहाँ पे रेजोनेंस शो कर सकते हो। तो अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या होगा, लेट्स डू इट। तो कंबाइन करते वक्त यू विल बी गेटिंग दिस C। देखो जो बॉन्ड कुछ नहीं हुआ है जिनका, उनको एज यूजुअल रख दो, इनका बॉन्ड टूटा भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं हुआ है। यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो मैंने डॉट डॉट दे दिया। कार्बन पे बस इसमें डेल प्लस था, इसमें प्लस है, तो मतलब इसमें भी डेल प्लस आएगा, इसमें भी डेल प्लस आएगा। दोनों स्ट्रक्चर को देख के करना है बस। और ये आपका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल होगा, अगर प्रॉपर्ली देखोगे तो इसमें सारे एटम ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। हाइड्रोजन डेफिनेटली ऑक्टेट नहीं, हाइड्रोजन डबलेट होगा, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम इसमें ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, स्पेशली कार्बन तो है नहीं है, पर इसमें देखो सारे एटम ऑक्टेट फुलफिल है। तो ऑक्टेट फुलफिलमेंट को हमेशा आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि जिस मॉलिक्यूल में सारे एटम ऑक्टेट फुलफिल्ड है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा उस मॉलिक्यूल से जिसमें सारा एटम ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। तो डेफिनेटली 2 इज मोर स्टेबल देन 1। व्हाई? ड्यू टू ऑक्टेट फुलफिलमेंट रूल, ऑक्टेट फुलफिलमेंट। ठीक है, और याद रखना ऑक्टेट फुलफिलमेंट को हमेशा आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी देना है, मैक्स प्रायोरिटी है। मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा बाद में। ठीक है, ग्रेट। अब अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर का, तो इन दोनों में से किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में? डेफिनेटली सेकंड का, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, इसका कंट्रीब्यूशन कम। सो मोर कंट्रीब्यूशन लेस कंट्रीब्यूशन, दैट्स ऑल टू मेक दी रेजोनेंस हाइब्रिड। कि जब ये दोनों कंबाइन होगा तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा देन दिस। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन। ये मॉलिक्यूल देख लो, ये पे कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें रेजोनेंस कैसे करेंगे हम? ये नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये गिरा और यहाँ से ये टूट गया। क्यों टूटा? आपको सिंपली यहाँ पे गिरा तो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, कार्बन के पास 5 बॉन्ड आ गया, कार्बन स्टेबल नहीं है तो इंस्टेंटली 5 बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास जाके नेगेटिव फॉर्म होगा। तो इससे आपको मिलेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे H। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। क्लैरिटी है? अब इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड अब ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। सो CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। देखो जो बॉन्ड टूट नहीं रहा है एज यूजुअल है उसको मैंने रख दिया। यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे डॉट डॉट, CO बॉन्ड का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे एक डॉट डॉट। कार्बन के इसमें डेल माइनस माइनस, इसमें इस माइनस, तो जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे डेल माइनस पुट कर देना है आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ये RS1, ये RS2। अब RS1 और 2 में से किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है चेक कर लो। तो इसके लिए क्या करना है? देखो यहाँ पे ऐसे कोई ऑक्टेट फुलफिलमेंट का दिक्कत नहीं है, सारे एटम ऑक्टेट फुलफिल्ड है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इशू किस बात का है? यहाँ पे क्या चेक करना है? देखो कि ये माइनस चार्ज किसके पास है, यहाँ पे कार्बन के पास या ऑक्सीजन के पास। अब बताओ माइनस चार्ज को होल्ड कौन कर सकता है इजीली? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है या फिर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो देयरफॉर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा देन कार्बन। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन इजीली नेगेटिव को हैंडल कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को लेके ऑक्सीजन ज्यादा खुश है देन कार्बन। इसीलिए सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन
दिस, सो दिस इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन बेसिकली ज़्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में, और इसका कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम होगा, लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा RS1 देन RS2। आई होप इट्स क्लियर नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, लुक एट दिस, इसमें रेजोनेंस कर लेते हैं। इसमें रेजोनेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज लोन पेयर कुछ नहीं है, तो ये जो पाई बॉन्ड है इसको अगले कार्बन पे शिफ्ट करो। जब ऐसा करोगे इस कार्बन का 5 बॉन्ड होगा, पॉसिबल नहीं है, तो इसका ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका जो रेजोनेटिंग दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रॉ करोगे आप, CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस। अब ये दोनों इनको मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं, यहाँ पे माइनस प्लस है, तो जस्ट पुट इट, डेल माइनस यहाँ पे, डेल प्लस यहाँ पे। अब कहाँ पे से बॉन्ड टूटा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो हर जगह डॉट डॉट, दैट्स ऑल। इसको ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये RS1, ये RS2। अभी RS1 और RS2 को में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, देखो इसमें क्या करना है आपको, मल्टीपल बॉन्ड देखना होता है। इसमें कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल में जितना मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो इसमें दो मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें तो 1 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका कंट्रीब्यूशन कंपेरेटिवली ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में, देन इसका कंट्रीब्यूशन ये लेस कंट्रीब्यूटिंग होगा रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में। आई होप इट इज़ फुली क्लियर टू यू, ऑल डन। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे इसको देख लो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे गिरा, इंस्टेंटली ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, NH2 डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, ये सिंगल बॉन्ड H है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH क्रिएट हो गया, बस देख लो, डन। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको स्टेबलाइज करना है, चेक करना है इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। देखो नाइट्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिराया मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो अभी यहाँ पे इस तरीके से है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन अभी भी नाइट्रोजन का है, पर ये वाला नाइट्रोजन ने लूज कर लिया, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो नाइट्रोजन के पास एक प्लस होगा। तो ये आपका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, RS1 RS2। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, NH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, डन। ये आपका बॉन्ड है, वो बॉन्ड है जो टूट नहीं रहा, फॉर्म भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा है, क्या हुआ, यहाँ पे एक प्लस क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक प्लस, सो यहाँ पे एक डेल प्लस है, यहाँ पे एक डेल प्लस, मतलब इसमें प्लस है, इसमें ये प्लस था, दोनों जगह पे डेल प्लस। आई होप आपने पुट कर दिया। अब यू गॉट दिस, तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको बोलेंगे RS1 RS2। अब किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देखना है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन नाइट्रोजन। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से रख पाता, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से रख पाता, उल्टा है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, डेफिनेटली नाइट्रोजन के पास। तो इसीलिए ये आपका मोर स्टेबल है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें 2 इज मोर स्टेबल देन 1, तो इसका कंट्रीब्यूशन ये होगा मोर कंट्रीब्यूटिंग, ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में लेस कंट्रीब्यूटिंग। ओके, सो आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर देख ले, एक और रेजोनेंस करना है हमें यहाँ पे। तो ये जो माइनस है कार्बन के पास, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये यहाँ पे गिरेगा, इस कार्बन का 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ये इंस्टेंटली यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उससे हुआ क्या, आपको क्या मिला, Me3, Me मतलब CH3 ग्रुप पता है आपको, प्लस सिंगल बॉन्ड CH माइनस, एंड देन यू गेट व्हाट, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट डिस्टेंस। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पे डिस्टेंस 4 एटम का, यहाँ पे 2 एटम का, मतलब ये डिस्टेंस है। अब बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं एक दूसरे को, डेफिनेटली दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये दोनों पास पास है तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, दूर दूर है कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल क्रिएट होगा, मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं,
ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन कर लो, क्या मिलेगा आपको? रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा। आई होप आप सीख गए होंगे रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करने का तरीका। ये हो गया, जहाँ जहाँ पे प्लस है डेल प्लस पुट कर दो, डेल प्लस सॉरी यहाँ पे डेल माइनस होगा क्योंकि इस माइनस है, और यहाँ पे भी डेल माइनस। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दैट्स व्हाट यू गेट। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा टू मेक द रेजोनेंस हाइब्रिड, मोर कंट्रीब्यूशन, इसका होगा लेस कंट्रीब्यूशन, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से करना होता है कंट्रीब्यूटिंग ऑर्डर। अच्छा, एक और एग्जांपल है, इसको कर लेते फटाफट। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे आया, मिला क्या आपको? तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस कर ये सब समझने में बहुत दिक्कत होगी। और कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे एक माइनस है, गॉट इट। दिस इज हाउ यू गेट दिस स्ट्रक्चर। नाउ इसमें अगर हम इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल में अगर हम स्टेबिलिटी चेक करें, इवन पहले रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर लेते हैं, CH3N CH2। तो इसमें अगर हम डेल माइनस नाइट्रोजन पे आएगा, डेल माइनस कार्बन पे भी आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, और ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। और इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? देखो, इसमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज, बाकी सारे एटम ऑक्टेट फुलफिल है। अगर ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता तो आपको ऑक्टेट फुलफिलमेंट को मैक्सिमम प्रायोरिटी देना पड़ता, क्योंकि जिसमें ऑक्टेट फुलफिल है सारे एटम, वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा देन अनदर मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। ये बातें याद रखना, ठीक है। हमेशा कोई और रूल वहाँ पे लगेगा ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल हो, मल्टीपल बॉन्ड का रूल हो, कुछ भी नहीं लगेगा वहाँ पे। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो अब इन दोनों में से कार्बन के पास नेगेटिव यहाँ पे है, नाइट्रोजन के यहाँ पे। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर सकता है अपने पास, तो नाइट्रोजन कैन होल्ड नेगेटिव इजीली देन कार्बन। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, जो RS स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो 2 का ज़्यादा होगा देन 1, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन ये होगा मोर कंट्रीब्यूटिंग, ये होगा लेस कंट्रीब्यूटिंग टू मेक द रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो आई थिंक दैट्स आर ऑल, दैट्स अबाउट कंट्रीब्यूटिंग काइंड्स ऑफ थिंग। अब हमें रेजोनेंस एनर्जी को स्टडी करना। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? देखो बहुत सिंपल है, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है समझा, हमने रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है ये दोनों समझे। रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन ये होता है कि आपके पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, मैंने आपको बोला कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज अमंग ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी जो जनरली कम होता है क्योंकि मैक्सिमम स्टेबल ये होता है, और सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे इसको अगर हम देखें, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, इसकी एनर्जी होगा, और इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका एनर्जी और इसका एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस जो होगा उसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करके देखते हैं पिक्चर थोड़ा सा। मान लो आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 नहीं 3 ले लो, RS1 RS2 RS3। मैंने आपको क्या बोला? रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगा, सॉरी स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगा देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी कम होगा और इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। डन। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, अब मैंने यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3, इन तीनों की एनर्जी सेम ही है, मतलब तीनों इक्वली स्टेबल है। तब क्या करना है आपको, तब इनका एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, इसका जो गैप होगा, इसी गैप को आप बोलोगे रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। एक और केस ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3। तो एक सेकेंड देख लो, यहाँ पे आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, यहाँ पे आपका RS1 है, यहाँ पे आपका RS2 है, यहाँ पे आपका RS3 है। तो इस केस में अगर आप तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखोगे तो उनमें से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 ज़्यादा स्टेबल है देन 2 देन 3, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 का है, मतलब ये मैक्सिमम अनस्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड डेफिनेटली हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो इसमें हमें रेजोनेंस एनर्जी अगर निकालना है तो देखना है कि इसका एनर्जी और इसका एनर्जी गैप कितना है, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के एनर्जी गैप को ही हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और इस रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट,
स्टेबिलिटी ऑफ रियल मॉलिक्यूल, रियल मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको हम रियल मॉलिक्यूल कहते हैं, मतलब जिसका रेजोनेंस हम कर रहे हैं, उस रियल मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा जितना रेजोनेंस के दौरान रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। आई होप यू गॉट इट। तो यहां से अगर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करें, इन रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। अब ये डीलोकलाइजेशन का मीनिंग क्या है? देखो, लोकलाइजेशन मतलब एक जगह पे बैठ, लोकल जैसे हम बोलते हैं हम इस लोकेलिटी में मैं रहता हूं, मतलब क्या, मैं इस लोकेलिटी पे बैठा हूं अपनी जगह पे, एक जगह पे। डी मतलब उसका उल्टा, मतलब मैं अपनी जगह पे बैठा नहीं हूं। तो रेजोनेंस के दौरान लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दे टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, और वो अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे दे आर ट्रैवलिंग एवरी टाइम बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होता है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा? इसमें भी डीलोकलाइजेशन होगा, पर डीलोकलाइजेशन थोड़ा अलग तरीके से होगा। इन मेसोमेरिक इफेक्ट, इन एमी मीन्स मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या होता है? डीलोकलाइजेशन तो होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन and lone pair of electron occurs due to presence of some groups, presence of some, you could say groups, functional group बोल सकते हो आप, IUPAC नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स के प्रेजेंस में, सब्स्टिट्यूएंट्स अगर इन्वॉल्व हो किसमें? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर में, तब हम उसको बोलेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, शोइंग मेसोमेरिक इफेक्ट, कि वो फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट क्या कर रहा है? मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। अब हम इस मेसोमेरिक इफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा उसके बेस पे। फॉर एग्जांपल, मान लो एक फंक्शनल ग्रुप है, एग्जांपल है जैसे कि एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आपके पास OH है, ऑक्सीजन के पास अपना लोन पेयर है, और मान लो आपके पास एक CHO है। एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं कि दो चीजें हो सकती है, या तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, या तो इलेक्ट्रॉन को, ये फंक्शनल, पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप, या तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को अपने आप से दूर करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। और ये पता कैसे लगाना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कौन सा पुश करेगा, कौन सा पुल करेगा, कौन सा पुश करेगा? देखो, इस ग्रुप का जो पहले वाले एटम है, इस पहले वाले एटम के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, दोनों एक ही है, कोई इनमें से कोई भी प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये इस तरीके से पुश करेगा। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप पुश कर रहे हैं, हम ये बोलेंगे +M इफेक्ट ये शो कर रहा है, कभी कभी इसको +R भी बोलते हैं, पुश करना मतलब +M। और अगर इसमें, इस एटम पे, फर्स्ट एटम पे, ये जो एटम है कार्बन, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं है, या फिर कुछ, या तो कुछ नहीं है, जैसे कार्बन पे कुछ भी नहीं है, चार्जलेस, या फिर पॉजिटिव चार्ज है, उस केस में ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल करता है। कैसे पुल करता है वो मैं रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म के वक्त दिखाऊंगा। ऐसे पुल करेगा, फिर ये इस तरीके से टूट जाएगा, मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। और जब ये पुल करेगा तो हम बोलेंगे ये ग्रुप -M या -R इफेक्ट शो कर रहा है। अब कौन से ग्रुप +M, कौन से ग्रुप -M शो करता है? लेट्स लुक एट दैट। इसमें देख लो, ये ग्रुप है, ऑक्सीजन के पे माइनस है, तो ये इस तरीके से पुश कर सकता है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पुश कर सकता है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पुश कर सकता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी पुश कर सकता है, ये भी पुश कर सकता है। देखो सारे जितने भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर होते हैं, ये भी इस तरीके से पुश कर सकता है। फिनाइल में लोन पेयर तो होता नहीं होता है, पर मैं आपको दिखाता हूँ pH कैसे दिखता है। ऐसे पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को इस तरीके से डोनेट कर सकता है। फ्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर, ऑल्दो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी एज लोन पेयर अवेलेबल है तो ये डोनेट करेगा, मतलब पुश करेगा। समझ में आ गया? इसमें देख लो, NO2 में नाइट्रोजन पे एक प्लस होता है, मैं दिखाता हूँ कैसे। N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, नाइट्रोजन पे एक प्लस, तो यहाँ पे जो भी मिलेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से इस तरीके से पुल करेगा। CN ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ नहीं है, मतलब
समथिंग यहाँ पे आएगा, इस तरीके से जाएगा। CHO ले लो, मैंने दिखाया आपको। फिर अब C डबल O माइनस ले लो, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, समथिंग आएगा यहाँ से टूट, इस तरीके से करेगा। तो बस पहले वाले एटम को चेक करना है आपको, इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये +M या -M शो करने वाले हैं। ठीक है, अब इनका रियल एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि जब ये सारे मान लो बेंजीन के साथ कनेक्टेड है, किस तरीके से पुल या पुश करेगा, किस तरीके से +M -M इफेक्ट शो करेगा। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है, मतलब पहला एटम लोन पेयर है तो पुश, जब पुश किया क्या हुआ, इस कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, कार्बन का 5 हाथ, पॉसिबल नहीं है, इंस्टेंटली ये इस जगह पे इलेक्ट्रॉन पेयर पहुंच गए। सो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड NH2 फॉर्म हुआ, यहाँ पे प्लस फॉर्म हुआ। क्यों? यू नो वाई प्लस गेट फॉर्म, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरा अभी भी उसके पास ही है, माइनस, देन यहाँ पे फिर ये गिरा यहाँ पे आया इस तरीके से। तो क्या हुआ, ये ग्रुप इस तरीके से पुश कर रहा है, उससे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। फिर ये फिर से यहाँ पे गिरा, माइनस दिस डबल बॉन्ड NH2 प्लस एंड यू गॉट दिस, और फिर से करोगे आपको पहले वाले स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा। मतलब ये कर लो, यू विल बी गेटिंग बैक द फर्स्ट स्ट्रक्चर। मतलब अगर इसको पकड़े तो यहाँ पे टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है विथ पेरेंट, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना है वो भी आप ड्रॉ कर पाओगे इजीली। एक करके दिखाता हूँ, बाकी मैं नहीं करूँगा, आपको खुद को करना है। ये तो है जो कि टूट नहीं रहा, तो यहाँ पे बॉन्ड देखो टूट रहा है, फॉर्म हो रहा है, डॉट डॉट हो गया। यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो N, यहाँ पे एक डेल प्लस होगा, यहाँ पे H2 एज यूजुअल है, यहाँ पे एक डेल माइनस, यहाँ पे एक डेल माइनस, यहाँ पे एक डेल माइनस। दिस इज हाउ यू विल बी रिप्रेजेंट द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेना। तो ये जो NH2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो ये +M इफेक्ट शो करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NO2 में क्या होगा, देखो नाइट्रोजन पे प्लस है, तो देखो इस ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये किस तरीके जाएगा, यहाँ पे प्लस है, तो देखो ये यहाँ पे गया और नाइट्रोजन का एक और हाथ बढ़ गया, तो इंस्टेंटली ये जो बॉन्ड है यहाँ पे टूट जाएगा। मतलब नाइट्रोजन का जो ओवरऑल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसमें कोई चेंजेस हुए नहीं है। मिलेगा क्या इससे, तो यहाँ पे प्लस क्रिएट हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसलिए डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड दिस। फिर ये बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है, घूम रहा है, एंड यू आर गेटिंग दिस। सॉरी, नाइट्रोजन पे प्लस हमेशा है क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज नहीं हो रहे हैं नाइट्रोजन पे। अगेन यू कैन डू दिस एंड यू विल बी गेटिंग फाइनली दिस प्लस N O माइनस प्लस। ओके, सो अगेन आई होप यू कैन ड्रू दी। अगेन यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है अलॉन्ग विथ पेरेंट, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हो, डू इट एट योर होम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, NO2 ग्रुप -M इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम CHO को देखें, ये भी मैं पूरा दिखाऊंगा नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आया, ये गया, तो मिला क्या आपको, क्योंकि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था ये। यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे O माइनस। फिर आप चाहो तो इस तरीके से रेजोनेंस कर लो एंड डॉट डॉट डॉट, यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस। मतलब ये पुल कर रहा है, मतलब ये भी -M इफेक्ट शो कर रहा है। इसमें देख लो OCH2 में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पुश करेगा, पुश किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, मिला क्या आपको, OCH3, यहाँ पे एक प्लस क्रिएट होगा डेफिनेटली क्योंकि नाइट्रो ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एंड देन यू कैन डू इट इन दिस वे एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये ग्रुप प्लस पुश कर रहा है तो ये भी +M इफेक्ट शो करने वाले हैं। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है, दोनों में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है। रेजोनेंस में बस डीलोकलाइजेशन होगा, कहीं पे भी डीलोकलाइजेशन, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइजेशन हो सकता है रेजोनेंस के दौरान। और मेसोमेरिक इफेक्ट में कोई एक फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ऑल क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह भी पूछा है, द मोस्ट अनलाइकली, मतलब रॉन्ग है कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड। पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड होता क्या है, पहले ये देख लो। ये आपका N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड आयन O माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब इसका रेजोनेंस अगर आप करोगे तो क्या मिलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, करो रेजोनेंस।
क्या मिलेंगे, ये कर लोगे तो सो आपको इंस्टेंटली ये मिलेंगे स्ट्रक्चर। लेट मी डू इट फुली, आई एम डूइंग इट, हाँ मैं फटाफट कर रहा हूँ। सो आई हैव ड्रॉन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके साथ मैच नहीं कर रहा। ये मैच कर रहा है, हाँ ये तो यही है, पहले वाला है। ये मैच कर रहा है, हाँ आई थिंक ये वाला है। इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा और तरीका है, देखो मैं दिखाता हूँ। अगर आप इस स्ट्रक्चर को लोगे, ये वाला स्ट्रक्चर, इससे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। कैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे गिराया, यहाँ पे गिराया, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे O माइनस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। इसको देख लो, यहाँ पे N के बाद देखो डबल बॉन्ड मतलब 5 बॉन्ड नाइट्रोजन पे दे दिया, विच इज इम्पॉसिबल, इट इज रॉन्ग, मतलब यही करेक्ट आंसर है आपका। और ये भी करेक्ट है, ये वाला है ये, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है, मैं इसको रब कर दूं, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, मोस्ट अनलाइकली पूछा है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इसको देख लो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस विल बी पॉसिबल, इसमें किस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल होगा। देखो यहाँ पे क्या है, CHO को अगर आप ब्रेक करके लिखोगे तो हाउ डज इट लुक लाइक, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, पर इस बस अकेला ये रह के क्या करेगा, कोई और रेजोनेंस करने के लिए है नहीं इसके पास, ठीक है। तो ऐसा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है, बाकी कोई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखो, इसमें ये हो सकता है, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये गया, हाँ इसमें पॉसिबल है। बाकी देख लेते हैं, CH3 CO CH3, ये दिखेगा कैसा, लेट मी ड्रॉ इट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अकेला बॉन्ड है, नो रेजोनेंस। इसको देख लो, डबल बॉन्ड यहाँ पे गिरा पर यहाँ पे सिंगल है, एक कार्बन गैप देकर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी नहीं होता बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लो, इसमें पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज करेक्ट। पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द CH बॉन्ड, ना ये बिल्कुल नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द CC बॉन्ड, बिल्कुल नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, हाँ ये सही होता है। रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस आंसर, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा बेंजीन का स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। और रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड का स्टेबिलिटी और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका स्टेबिलिटी, उनके एनर्जी के डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और रेजोनेंस एनर्जी किसको करता है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। ओके, सो आई होप कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और बाकी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट हम करेंगे आने वाले सेशन पे, आने वाले क्लासेस में, बाकी और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन।